हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशंस के टॉपिक में डायमेंशन एनालिसिस का एक और बड़ा ही यूज यानी कि एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या है ये? रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज दी, जैसे मास, टाइम, लेंथ, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, थ्रस्ट, सरफेस टेंशन, कुछ भी, और आपको इनके बीच में अलग अलग फिजिकल इक्वेशंस जो फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, अपन यूज करते हैं, उनको क्रिएट करना है। यानी कि इस बार इक्वेशन लर्न नहीं करनी है, खुद को डिराइव करनी है इस डायमेंशन एनालिसिस लॉजिक का यूज करके। तो ये बड़ी यूनिक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसको समझने के लिए अपन कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपको बोला लेट फोर्स F applied on a body is directly proportional to mass m and acceleration a of the body। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में तीन टर्म्स की बात कर रहे हैं, F फोर्स, M मास और A एक्सेलरेशन। क्लियर यहां तक? तो अब आपको क्या करना है? डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन F, M एंड A। तो यार वैसे अपने को सबको पता है कि ये होता है रिलेशन F इक्वल्स टू M इंटू A। ये आप लोग बहुत छोटी क्लासेस में पहले से ही पढ़ चुके हो, F इक्वल टू M इंटू A। यानी कि इस चीज को आपको डिराइव करने को बोला गया है। क्लियर यहां तक? अब सुनना ढंग से। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मैं यहां लिखूंगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन A। ठीक है यहां तक? अब मैंने यहाँ M पे पावर लगाई X, A पे लगाई Y। रीजन? क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हर जगह पावर 1 और 1 ही होती है। एग्जाम्पल, मोशन की थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो देखो, स्क्वायर भी तो आ सकता है इक्वेशंस में, आता है ना? स्क्वायर भी आता है, क्यूब भी आता है, स्क्वायर रूट भी आता है। तो अपने को अभी के लिए ये मान लो कि आपको वो इक्वेशन पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। तो आपको क्या पता कि M और A में पावर नहीं आती, इसलिए आपने एक बार के लिए अज्यूम कर लिया। ये प्रोसीजर है सॉल्व करने का। तो अब आप यहां पे लिख दोगे कि हम इन दोनों चीजों को क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, तो आपको इसको हटाना है और एक न्यूमेरिक यानी कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट का यूज करना है, विच इज K। यहां पे K क्या है? एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है कौन? K। क्लियर यहां तक? अब मैं यहां तक तो पहुंच गया, मुझे X और Y की वैल्यू चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन यानी कि एक्सप्रेशन यानी कि रिलेशन कंप्लीट होगा। तो अब मैं क्या करूं? मैं आता हूं F पे। ठीक है, LHS की बात करते हैं। LHS क्या है आपका? F। तो आप निकालो डायमेंशंस ऑफ F। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके हिसाब से इसके डायमेंशंस हुए kg के लिए m, मीटर के लिए l और सेकेंड स्क्वायर t की पावर -2, बाकियों की पावर 1। अब ये समझ में आ गया अपन ने -2 क्यों लगाया? क्योंकि अपॉन में था, है ना? तो ये तो LHS के डायमेंशन आ गए। अब आते हैं RHS पे। ठीक है, RHS। तो RHS में निकालते हैं अपन किसके डायमेंशन? कौन है अपना RHS? M यानी कि मास। मास का डायमेंशन, बल्कि M की पावर X निकाल लो, तो इसका डायमेंशन हुआ स्क्वायर ब्रैकेट M पावर X। आ गया डायमेंशन। ठीक है, ऐसे ही RHS में डायमेंशन निकालो किसका? A यानी कि एक्सेलरेशन की पावर Y। तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर यानी कि L, सेकेंड स्क्वायर यानी कि T स्क्वायर, लेकिन अपॉन में है इसलिए -2, होल पावर क्या लगा देंगे? Y। क्लियर?
अब अपन ने ये पढ़ा है ऑलरेडी डायमेंशन एनालिसिस में कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी इक्वेशन में यूज करी जाती है उन सबके डायमेंशन बराबर होते हैं. दैट इज ऑल द इक्वेशंस आर डायमेंशनली बैलेंस्ड. डायमेंशन ऑफ द टर्म ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द टर्म ऑफ RHS. तो इसके अकॉर्डिंग अपन यहां लिखेंगे सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS. तो इसका मतलब ये हुआ LHS का डायमेंशन है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 इज इक्वल टू में RHS का डायमेंशन. RHS है एक तो m की पावर x और एक है a की पावर y. ध्यान रखना जब आप डायमेंशन की बात करते हो तो आपको इस कांस्टेंट k से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डायमेंशन लेस है. मास, लेंथ और टाइम में ये एग्जिस्ट नहीं करता है. अब आप इनको मर्ज कर दो तो ये बन गया m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -2y. तो ऑन कंपेयरिंग क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू निकल गई 1, y की वैल्यू निकल गई 1. आ गया x और y 1. देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1. अब आप इन x की और y की वैल्यूज को यूज कर लो इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है, तो उससे आपके पास आ गया f इक्वल्स टू k इंटू m इंटू a. वैसे जब भी आपको बोला जाए कि डिराइव करो रिलेशन या डिराइव करो एक्सप्रेशन तो आप यहां आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जब इस फोर्स की डिस्कवरी करी गई थी तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके ये पाया गया था. ठीक है, अब अपन यहां लिखेंगे नाउ k इज इक्वल्स टू 1 एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड. why k इज इक्वल टू 1? बिकॉज इट वॉज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड. एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता किया गया था कि k की वैल्यू 1 रहती है. सो देयरफॉर f इक्वल्स टू m इंटू a. ये जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद हो, आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो और यहां भी छोड़ सकते हो. बस ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का. तो अपन ने ये 2 सेंटेंस पढ़े और अपन ने फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का खुद ने ही डेरिवेशन कर दिया डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके. ठीक है, कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ l एंड मास ऑफ द बॉब m. इसको बोलते हैं बॉब. ठीक है, इसका मास है m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सप्रेशन निकालो t के लिए, यानी कि सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव करो. तो अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी? गिवन की. टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनका प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे और एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट लगा देंगे विच इज k. अब आपको अगर इस इक्वेशन को फाइंड करना है तो आपको x, y, z तीनों की वैल्यू चाहिए. तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? LHS की. LHS के डायमेंशन को फाइंड करते हैं. ऑब्वियसली टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? खुद टाइम t होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? RHS की. तो RHS में डायमेंशन L का क्या होता है भाई? L का डायमेंशन होता है, बल्कि L की पावर x ही निकाल लो. लेंथ का डायमेंशन लेंथ होता है. डायमेंशन ऑफ मास क्या होता है? मास का डायमेंशन कैपिटल M होता है. और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लेंथ अपॉन t स्क्वायर, यानी कि L इंटू टी की पावर -2. L मल्टीप्लाई t की पावर -2. ये अपने एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया. अब RHS में तो इन सब टर्म्स का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है. तो अपन यहां लिखेंगे सिंस डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS. बिकॉज कोई सी भी फिजिकल इक्वेशन हो वो हमेशा डायमेंशनली बैलेंस्ड होती है.
तो LHS का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? RHS के डायमेंशन के। L की पावर x, M की पावर y, और यहां लिखेंगे LT माइनस 2 की पावर z। अब सिमिलर टर्म्स अगर है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। तो ये हो जाएगा M की पावर y, ये तो अलग है, L की पावर x प्लस z और T की पावर माइनस का 2z। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, अगर अपन कंपेयर करें तो यहां M और L तो है ही नहीं, M और L तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे फिर? आप यहां लिखोगे y इक्वल्स टू 0, फिर आप यहां लिखोगे x प्लस z इज इक्वल्स टू 0 और माइनस का 2z इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने तीनों चीजों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो इससे z की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का हाफ, और इस z को मैं यहां पुट करता हूं तो x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव हाफ। मैं x और y दोनों को अप्लाई करता हूं किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो t इज इक्वल्स टू k, l की पावर x यानी कि हाफ। ठीक है, m की पावर 0, m की पावर 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 है, और g की वैल्यू माइनस का हाफ। ठीक है, तो माइनस का मतलब, माइनस साइन का मतलब होता है कि टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर हाफ अपॉन g टू द पावर हाफ। पावर हाफ को होल बाहर ले जाओ, और हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ये अपन ने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, t का एक्सप्रेशन निकाल लिया, k कांस्टेंट, l लेंथ और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में। नाउ एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट k इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंट्स करके पता किया था कि k की वैल्यू 2 पाई होती है, इसलिए जो फॉर्मूला है उसमें आप k की जगह क्या पुट कर दोगे? 2 पाई पुट कर दोगे, तो उससे आपका t क्या निकल जाएगा? 2 पाई रूट l अपॉन g। तो आप आंसर ऊपर भी छोड़ सकते हो और नीचे भी छोड़ सकते हो। नीचे तक आंसर लाना है तो आपको k की वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर? इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रिपेटल फोर्स F। F क्या है भाई? सेंट्रिपेटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रिपेटल फोर्स? द फोर्स विच मेक्स अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि वो फोर्स जो सन और अर्थ के बीच में अप्लाई हो रहा है, यानी कि सन अर्थ पे लगा रहा है और अर्थ गोल घूम रहा है, ऐसे फोर्स को सेंट्रिपेटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रिपेटल फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है? मास m ऑफ द बॉडी, रेडियस r यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, एंड v क्या है? वेलोसिटी, जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब अपने को क्या करना है? इन चार चीजों में एक्सप्रेशन डिराइव करना है। क्या है चार चीजें? m v r और f, ये चार चीजें हैं अपनी। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन। फोर्स डिपेंड कर रहा है भाई मास पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे? नेक्स्ट चीज रेडियस पे, और साथ में फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे? वेलोसिटी पे। सो देयरफॉर अपन लिख देंगे फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, रेडियस एंड वेलोसिटी, ऑल थ्री। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और कांस्टेंट लगा देंगे, m की पावर x, r की पावर y और v की पावर z। अब आप क्या करोगे? इसको इक्वेशन 1 मान लोगे और अब लग जाओगे किस पे? डायमेंशन पे, और x y z की वैल्यू निकाल के छोड़ोगे। यही तो करना है। तो अब बात करते हैं LHS की। LHS में है आपका F, तो F का डायमेंशन, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए मास, मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड के लिए टी स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसका डायमेंशन क्या हुआ? फोर्स का डायमेंशन हुआ m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। क्लियर? ये तो हो गया LHS। अब बात करते हैं किसकी? RHS की। तो RHS में क्या क्या टर्म्स है? m है, r है और v है। तो बात करते हैं m की। डायमेंशन ऑफ m टू द पावर x। मास का डायमेंशन खुद कैपिटल M ही होता है। डायमेंशन ऑफ रेडियस, रेडियस का मतलब होता है लेंथ, डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन हुआ l। और नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकेंड, यानी कि l अपॉन t। ये वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया। तो पूरे RHS का कंबाइंड डायमेंशन क्या हुआ? देयरफॉर
डायमेंशन ऑफ आरएचएस। क्या हुआ भाई अपना आरएचएस में क्या क्या टर्म्स है, एक तो है m की पावर x, फिर है l की पावर y, फिर है l की पावर z, l t माइनस 1 की पावर z। ये समझ गए -1 क्यों किया, क्योंकि t अपॉन में था, है ना। अब आपका आरएचएस का डायमेंशन और एलएचएस का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ एलएचएस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, क्लियर, बराबर होना चाहिए। तो एलएचएस का डायमेंशन है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। आरएचएस का डायमेंशन है m की पावर x, l की पावर y प्लस z, t की पावर -z। ये समझ गए y प्लस z क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने से पता पड़ा कि भाई x की वैल्यू तो है 1। नेक्स्ट चीज पता पड़ी कि जो देखो z है, z की वैल्यू है 2, और पता पड़ा कि y प्लस z की वैल्यू है 1, y प्लस z इक्वल टू 1। इसमें अगर मैंने z को 2 पुट कर दिया, अगर मैंने इसमें z को 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई -1। तो y आ गया, z आ गया और x आ गया, तीन चीजें आ गई। अब क्या करें इन तीन चीजों का, इन तीन चीजों को, ये इन्हीं का तो इंतजार था भाई, यही तीन चीजें तो चाहिए थी, इन्हें कर दो अप्लाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 f इक्वल्स टू k, m की जगह m इंटू एक्स की जगह 1, r इंटू वाई की जगह -1 और v इंटू जेड की जगह 2। तो ये हो गया k m v स्क्वायर अपॉन r। पावर नेगेटिव है इसलिए अपन ने इसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिया। तो वैसे तो अपन ने एक्सप्रेशन निकाल दिया, लेकिन अगर बात करें कांस्टेंट की तो अब आप k की वैल्यू लिखोगे ये क्या है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दैट इज एक्सपेरिमेंट्स करके पता किया गया था कि एक्चुअल में k की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो फोर्स जो कहां से लग रहा है, सेंटर से, ठीक है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग यानी कि क्रिएटिंग SHM। व्हाट इज SHM? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ोगे आप आगे फिजिक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। SHM प्रोड्यूस कर रहा है ये विथ एम्पलीट्यूड A, कैपिटल A एम्पलीट्यूड, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, डिपेंड्स ऑन, एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं, एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगुलर वेलोसिटी। सो देयरफॉर एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इक्वल का साइन लगा देंगे। अब आपको फाइनली क्या करना है, क्वेश्चन में आपको तीन चीजें निकालनी है। क्या क्या? एक्स वाई जेड, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं एनर्जी पे, यानी कि एलएचएस पे। एलएचएस के डायमेंशन की बात करते हैं। एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन सेम होता है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, हाफ एम वी स्क्वायर, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो ये हो गया एम एल टी स्क्वायर, यही हो गया। तो इस हिसाब से एनर्जी का डायमेंशन हुआ m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, है ना। तो अपन ने रफ वर्क करा और एनर्जी का डायमेंशन निकाल लिया। अगर आपको याद रहता है डायमेंशन तो डायरेक्टली लिख लो, बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा। अब आते हैं आरएचएस पे। तो आरएचएस में 3 टर्म्स है। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन ऑफ मास की, कैपिटल M टू द पावर x। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब भी आप कोई वेव बनाते हो तो उस वेव में जो ये हाइट क्रिएट होती है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको मीटर्स में मेजर किया जाता है। यानी कि ये तो लेंथ हुई, तो एम्पलीट्यूड का डायमेंशन हुआ L, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो, है ना, उसके अपॉन में तो टाइम पीरियड आता ही है ना, और टाइम पीरियड का जो डायमेंशन है वो होता है t। अब इसमें टाइम पीरियड अपॉन में है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा?
टी का रेसिप्रोकल, क्योंकि फॉर्मूले में अपॉन में आती है टाइम पीरियड की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप पूरे डायमेंशन निकालो किसका, आरएचएस का। तो आरएचएस का डायमेंशन हुआ m की पावर x, l की पावर y, t माइनस 1 की पावर z। क्लियर? हर इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड होती है, दैट इज डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। कर दे बराबर, इजी है ना। एलएचएस का डायमेंशन भाई m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। अब आरएचएस के डायमेंशन पे आओ, सबको एक साथ मर्ज कर दो, m की पावर x, l की पावर y, t की पावर माइनस का z। इस हिसाब से x की वैल्यू निकलती है 1, y की वैल्यू निकलती है 2 और z की वैल्यू भी निकलती है 2। अब आगे क्या करना है, इक्वेशन 1 में इसको अप्लाई करना है और फिर वहां पे इक्वेशन 1 में अप्लाई करके k की वैल्यू पुट करनी। तो अब इक्वेशन 1 में अप्लाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो E हो गया अपना k m a स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमेरिक कांस्टेंट है अपना k डायमेंशन लेस, तो k की वैल्यू क्या प्रूव हुई है एक्सपेरिमेंटली, 1/2। अगर आपको याद नहीं है वैल्यू तो आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, नहीं तो बेटर है कि आप उसकी वैल्यू लर्न करके इसे पुट भी कर लो। वैसे दोनों आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद है क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ये ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ये एग्जैक्टली 7 होती है, जिसकी ट्रिक अपन ने करी थी क्या, टेल मैट करी थी ना, टेल मैट ट्रिक। तो अब इन्होंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने बोला अज्यूम करो कि आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। टाइम तो चलो वैसे ही होती है, इस बार दो नई क्वांटिटी इन्होंने बोल दिया अज्यूम करने को। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान के आप डायमेंशन निकालो ई के, ई यानी कि एनर्जी। तो अब आपको एनर्जी के डायमेंशन निकालने हैं, एफ, वी और टी, तीन चीजों की टर्म्स में निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ये तो बिल्कुल वही चीजें हैं जो अभी तक अपन कर रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे हमेशा की तरह। ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट कब होगा, जब आप x, y और z की वैल्यूज निकाल दोगे। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है भाई एम वी, एसआई यूनिट होती है किलोग्राम केजी एम स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायमेंशन हुआ एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर यानी कि m1 l2 t की पावर -2, है ना। ये एनर्जी का क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो अब अपन यहां निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एम वी टी, इन टर्म्स ऑफ एम वी टी की बात कर रहे हैं। डायमेंशन निकाल रहे हैं हम एलएचएस का यानी कि एनर्जी का, वो होता है m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। ये मैंने एनर्जी का डायमेंशन निकाल लिया एम वी टी की टर्म्स में। अब मैं आता हूं किस पे, आरएचएस पे। ठीक है, आरएचएस, आरएचएस में क्या क्या है, एक तो फोर्स है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम यानी कि मास, मीटर यानी कि लेंथ, सेकंड स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर होल टू द पावर एक्स। तो ये बन गया m की पावर x, l की पावर x, t की पावर -2x। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी v पावर y, l अपॉन t की पावर y यानी कि l की पावर y, t की पावर माइनस का y। ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, टाइम की। तो टाइम का डायमेंशन तो खुद ही टाइम होता है, क्योंकि टाइम खुद एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ऑब्वियसली। अब आप पूरे आरएचएस के डायमेंशन की बात करो, डायमेंशन ऑफ कंप्लीट आरएचएस, एम एफ वी टी करें मल्टीप्लाई। देखो एम तो एक ही बार है, एक जगह ही है, एल कितनी जगह, दो जगह, तो एल की पावर्स मल्टीप्लाई में कर दो ऐड।
नेक्स्ट टी कितनी जगह, 1 2 3 जगह, तो तीनों पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, अब डायमेंशन आरएचएस डायमेंशन एलएचएस बराबर होने चाहिए। डायमेंशन ऑफ एलएचएस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, कॉमन बात है, डायमेंशन बैलेंस्ड होने चाहिए। तो ये हो गया m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। तो ये हो गया m की पावर x, l की पावर y प्लस x, t की पावर -2x माइनस y प्लस का z। कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू निकलती है 1, y प्लस x की वैल्यू निकलती है 2। इसमें x की जगह 1 पुट करो तो y निकलेगा 1। तो आपके पास x आ गया और आपके पास y भी आ गया। अब आते हैं तीसरी टर्म पे, -2 इज इक्वल टू -2x माइनस का y और प्लस का z। इस हिसाब से z की वैल्यू निकलती है 1। तो मैंने क्या क्या निकाल दिया, x y z तीनों निकाल दिया। इसका मतलब E की जो वैल्यू है वो हो गई k f v t। किसको यूज करा मैंने, इक्वेशन 1 को यूज करा। तो अब आप f v और t की टर्म्स में अगर डायमेंशन की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, यहां लिखता हूं मैं आंसर। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ E हो गया f v t, f की पावर 1, v की पावर 1, t की पावर 1। अगर f v t को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हैं तो ये एनर्जी का डायमेंशन है। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी E, वेलोसिटी v, टाइम t, इन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लो। ठीक है भाई, मान लिया। अब आपको बोलते हैं कि डायमेंशन निकालो सरफेस टेंशन S का, सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालो इन्हें फिजिकल क्वांटिटी मान के। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो आज करें ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत। ये ऑलरेडी जेई के पेपर में आ भी चुके हैं और फिफ्थ क्वेश्चन तो जेई में 2 बार आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। ई वी टी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एस के डायमेंशन निकालने हैं, यानी कि ई वी और टी की टर्म्स में निकालने हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, सरफेस टेंशन की। एस आपका सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन एनर्जी, surface tension depends on velocity, surface tension depends on time. So surface tension depends on product of energy, velocity and time. Now अब अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगा देंगे हमेशा की तरह। ये अपना एक एक्सप्रेशन बन गया, लेकिन ये अभी कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों के डायमेंशंस निकालना चालू करते हैं। डायमेंशंस ऑफ एलएचएस, एलएचएस यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि केजी यानी कि एम, मीटर यानी कि लेंथ, सेकेंड स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर और एक और 1/L। तो ये एल से एल कट गया, तो एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -2। एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -2। ये मेरे सरफेस टेंशन का डायमेंशन है। अगर मुझे याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला याद रखूंगा, एटलीस्ट उतना तो करूंगा और डायमेंशन निकाल लूंगा, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। ठीक है, यहां तक। अब बात करते हैं आरएचएस की। तो आरएचएस में पहली टर्म है एनर्जी। तो जब आप आरएचएस की बात करोगे तो आप पहले डायमेंशन निकालो एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन हाफ एम वी स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्मूला मुझे याद है। एम की जगह में एम मास, तो किलोग्राम यानी कि कैपिटल एम, वी मीटर पर सेकेंड यानी कि एल अपॉन टी। तो एम, ठीक है, एल अपॉन टी का स्क्वायर और होल की पावर एक्स, है ना, ई की पावर एक्स। चाहो तो आप यहां से एनर्जी का ही निकाल लो, पावर एक्स को बाद में यूज कर लेना, बात एक ही होती है। एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। नेक्स्ट आता है अपना आरएचएस में डायमेंशन ऑफ वी। वी यानी कि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एल अपॉन टी यानी कि एल की पावर 1, टी की पावर -1। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायमेंशन ऑफ टी। क्या है यहाँ, टी, टी यानी कि टाइम। तो डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम खुद टाइम का डायमेंशन ही है। क्लियर यहां तक। तो अब आते हैं पूरे आरएचएस पे। डायमेंशन ऑफ आरएचएस, पावर्स भी है एक्स वाई जेड, तो इस पे पावर एक्स, इस पे पावर वाई, इस पे पावर जेड लगा देना। पावर एक्स, ठीक है, फिर पावर वाई और फिर लास्ट में पावर जेड।
आप चाहो तो पावर्स आप ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, तो यहां भी पावर्स लग जाएगी, नहीं तो लास्ट में लगा दो, एक ही बात है। डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये तो बेसिक लॉजिक है, इसके बिना तो अपन ने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया आज। LHS का डायमेंशन है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। RHS का डायमेंशन है देखो m की पावर x, l की पावर है 2x प्लस y, ठीक है, और t की पावर है -2x माइनस y प्लस z। देखो कैसे आया, n की पावर x, l की पावर 2x, ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर मल्टीप्लाई हुई, फिर ये पावर इसमें ऐड हो गई, t की पावर -2x, t की पावर -y, t की पावर z, तीनों पावर्स ऐड हो गई। अब ऑन कंपेयरिंग कंपेयर किया जाए तो x की वैल्यू निकलती है 1, 2x प्लस y निकल जाता है 0, तो इससे y निकल गया -2, y आ गया, x आ गया। अब क्या करें, लास्ट वालों को कंपेयर कर लेते हैं। -2 इक्वल टू माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का y प्लस का z, तो -2 से कट गए, +2 उधर जाके -2 हो गया, z की वैल्यू आ गई -2, x y z तीनों आ गए तीनों। अब क्या करेंगे, x y z को इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू k e की पावर x v की पावर y एंड t की पावर z। क्लियर। तो अगर बात करी जाए डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या निकला भाई, डायमेंशन ऑफ s निकला e की पावर 1, v की पावर -2 और t की पावर -2। फिर से सुन लो, आप MLT की टर्म्स में क्यों नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको EVT को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो उसका आंसर है, ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नॉर्मल MVT मतलब MLT पे बेस्ड है, MLT, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है बहुत, समझना है। फ्रीक्वेंसी F ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द टेंशन कैपिटल F। यहां पे कैपिटल F फोर्स को रिजेंबल करता है एक तरीके से, लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास अपॉन लेंथ विच इज म्यू ऑफ स्ट्रिंग, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहां पे डिपेंड कर रहा है तीन चीजों पे, कैपिटल F, L और म्यू पे, ठीक है, तो अपन उससे ही क्वेश्चन को चालू करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल F, F is proportional to length, F is also proportional to mu to the power z. So it is proportional to F to the power x, L to the power y and mu to the power z. अब अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, F to the power x, L to the power y, mu to the power z। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई भाई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपको x y z की वैल्यूज निकालनी है, तो डायमेंशन के लॉजिक पे आते हैं। डायमेंशन ऑफ LHS पे आते हैं। LHS है आपका क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम, टाइम का रेसिप्रोकल, और टाइम का डायमेंशन होता है t, तो t की पावर -1। नेक्स्ट बात करते हैं RHS की, तो RHS में निकालना चालू करते हैं अलग अलग डायमेंशंस। डायमेंशन ऑफ कैपिटल F विच इज फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि MLT²। तो m की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर -2, ठीक है, ये मेरे फोर्स का डायमेंशन है। नेक्स्ट अपन निकालेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L। नेक्स्ट अपन निकालेंगे डायमेंशन ऑफ म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू है अपना देखो मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास अपॉन लेंथ, यही हुआ इसका मतलब। तो मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, यानी कि m की पावर 1, L की पावर -1। अब आते हैं पूरे RHS को एक साथ लेते हैं। डायमेंशन ऑफ कंप्लीट RHS, F की पावर x लगा दो, m टू द पावर x, L टू द पावर x, t टू द पावर -2x। आप चाहते तो x को एक साथ बाहर भी लिख सकते हो, बात एक ही है ना, उसके बाद कंबाइन कर सकते हो, m1 L1 t -2 होल x। फिर है L की पावर y, दैट इज L टू द पावर y। फिर है अपना म्यू टू द पावर z,
यानी कि m की पावर 1 l टू द पावर -1 होल टू द पावर z। अब आप इन सबको एक साथ मर्ज कर दोगे, है ना, और दोनों के डायमेंशंस को बराबर कर दोगे। कौन दो? डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, तो t की पावर -1 LHS है और RHS है अपना m की पावर x प्लस z। नेक्स्ट है l की पावर x प्लस y माइनस का z। ठीक है, और t की पावर माइनस का 2x। बस इतना ही है। हाँ, अब करें कंपेयर, दोनों तरफ t की पावर्स को कंपेयर करो। इससे x की वैल्यू निकलती है 1/2। अब क्या करें नेक्स्ट, अब दोनों तरफ अपन m को कंपेयर करते हैं। x प्लस z इक्वल्स टू 0, तो z इज इक्वल्स टू माइनस का x। इससे z की वैल्यू निकलती है माइनस का 1/2। ये भी आ गया। चलो अब आते हैं x प्लस वाई प्लस माइनस z इक्वल टू में 0। 0 क्यों? क्योंकि इधर l नहीं है इसलिए 0। तो x की जगह 1 प्लस y, z की जगह माइनस का हाफ। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हाफ प्लस हाफ 1, 1 उधर जाके हो गया -1। सो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 का यूज करोगे, वो रही इक्वेशन नंबर 1। तो अप्लाई करना चालू करते हैं। तो ये आएगा f इक्वल्स टू k, कैपिटल F की पावर x, l की पावर y यानी कि -1, और म्यू की पावर z यानी कि माइनस का हाफ। माइनस हाफ का मतलब अपॉन में चल जाएगा, दोनों की पावर हाफ कॉमन ले लेंगे। -1 का मतलब ये भी अपॉन में चल जाएगा। तो k अपॉन l रूट f अपॉन म्यू। रूट क्यों लगाया? क्योंकि पावर हाफ थी, पावर हाफ का मतलब रूट होता है। अब बात करें k की, तो जब एक्सपेरिमेंट्स करे गए और k की वैल्यू निकाली गई तो k की वैल्यू निकली 1/2। तो k की वैल्यू क्या निकली? 1/2। तो सिंस k इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, so therefore we get frequency equals to 1/2l root force यानी कि surface tension, okay sorry tension, only tension divided by mu, ठीक है, which is mass per unit length। ये अपना एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, इजी है। तो आज के सारे टॉपिक तो अपन ने करे रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, यानी कि नई फिजिकल इक्वेशंस अपन ने बनानी सीखी। अपने को फॉर्मूले याद नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने डायमेंशन का हेल्प लेके फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, कॉपी करो। अब बात करते हैं, देखो, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस, इसके ड्रॉबैक्स, इसकी कमियों के बारे में, कि इससे अपने को क्या क्या चीज अपन नहीं कर पाएंगे। पहली चीज, वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे बड़ी बेसिक सी इक्वेशन आज ही अपन ने सॉल्व करी थी, ये अपना आंसर आया था। तो अब आपने k की वैल्यू डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके नहीं निकाली थी, आपने तो रटी रटाई लिखी थी कि एक्सपेरिमेंटली k वॉज कैलकुलेटेड एज 1, तो आपने 1 लिख दिया, फॉर्मूला आ गया। लेकिन k की वैल्यू 1 आपको डायमेंशन एनालिसिस ने नहीं बताई थी। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक है। वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, दैट इज k। इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड। एग्जांपल, मैंने आपको बोला वर्क का फॉर्मूला लिखो, तो आप वर्क का फॉर्मूला ये लिख दोगे F/S डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके, है ना। लेकिन आप वर्क का फॉर्मूला एक्चुअल में तो ये होता है, आप ये नहीं लिख पाओगे। रीजन, क्योंकि cos थीटा इज अ प्योर कांस्टेंट, इट इज हैविंग नो डायमेंशन। इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है ना। इनका ऐसा यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था थीटा क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। थीटा एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में। इसलिए आप वर्क का जब फॉर्मूला निकालने जाओगे तो आप ये निकाल पाओगे आराम से, लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई। तो किसी भी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई, लॉगरिथमिक टर्म आ गई, तो आप उन चीजों को फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक और इसका क्या है? ड्रॉबैक, या अपन बोले इसका लिमिटेशन है कि अपन ये चीजें नहीं निकाल पाते। इट कैन नॉट बी यूज एव फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सम और डिफरेंस ऑफ एनी अदर टू क्वांटिटीज। एग्जांपल देखो, यहाँ कहीं ऐड सबट्रैक्ट का साइन लग रहा है क्या? वर्क के फॉर्मूला ये निकाल सकता हूं मैं, ऐड सबट्रैक्ट का साइन लग रहा है क्या?
काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ऐड सब्ट्रैक्ट का साइन लग रहा है? नहीं। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, लग रहा है क्या साइन? नहीं। मैं इन सबको फाइंड कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां बात आ जाए इसकी, इतनी इजी इक्वेशन की, बड़ी इजी इक्वेशन है, मैं इसको फाइंड ही नहीं कर सकता। रीजन, प्लस का साइन आ गया। मैं इसको फाइंड नहीं कर सकता, रीजन, माइनस का साइन आ गया। समझ गए? तो आप ऐसी इक्वेशंस को फाइंड नहीं कर पाओगे, विच इंक्लूड पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। ठीक है? कैन नॉट बी यूज्ड इन इक्वेशंस हैविंग कांस्टेंट विद डायमेंशंस। ये क्या है यार? ऐसे कांस्टेंट्स हैविंग डायमेंशंस होता है भाई, ऐसे कांस्टेंट होते हैं। बड़ा कॉमन कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप इस इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि ये कैपिटल जी है ना, इसमें डायमेंशंस होते हैं। अगर आप कैपिटल जी की एसआई यूनिट निकालते हो तो वो आती है भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट होती है। ये कॉस थीटा, ई की पावर एक्स या के, इनकी तरह बिना ऐसा यूनिट का डिजिट नहीं है। इट इज नॉट अ प्योर नंबर। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी खुद की भी ऐसा यूनिट है। तो आप इस तरीके की इक्वेशंस जिनमें कोई ऐसा कांस्टेंट यूज हो रहा हो विच आर हैविंग देयर ओन डायमेंशंस, दैट इज ऐसा यूनिट, आप उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है? तो इस तरीके की इक्वेशंस जिसमें कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसा कोई और भी कांस्टेंट अगर काम आ रहा है तो आप वहां पे एनालिसिस आपका फेल हो जाएगा। सो डायमेंशन एनालिसिस 4 जगह फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है ना। तो अब आज के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, जो आपको नए क्वेश्चंस मिले उन्हें भी आप ट्राई करो, है ना, क्योंकि ट्राई करने से ही आपकी प्रैक्टिस और आपके कंसेप्ट्स और अच्छे होंगे। कोई डाउट है तो हमें इन्फॉर्म करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।